हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नई क्लास में आपको बहुत मज़ा ही आ रहा है। ठीक है, स्कूल में जा रहे हो, सीनियर हो गए हो, तो चलो, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और नॉन मेडिकल की जर्नी में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो देखो, क्लास टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है आज हमने। आज आपकी जो 11th की क्लास टाइमिंग होती थी, वो एक क्लास होती थी सुबह 10 बजे, है ना। बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और इस पर रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था 11th क्लास का, जो हमने वीडियोस डाली हैं। तो हमने वो टाइम चेंज कर दिया है। रात को 7 बजे आपकी एक क्लास होगी, फिर आपकी दूसरी क्लास आएगी रात को 9 बजे। ठीक है, आज तो आपकी ये एक ही क्लास आएगी। तो आज हमने ये चेंज करके देखा है। तो 7 से 8 या 8:30, 8:15, 1 सवा घंटे की क्लास होती है, तो एक क्लास आपकी 7 से 8 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, बीच में आप डिनर कर सकते हो और उसके बाद फिर एक क्लास 9 से 10 बजे तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, और टाइम टेबल आपको पता ही है, या आई होप आपने कॉपी कर ही लिया है। ठीक है, इसके हिसाब से ही क्लासेस आएंगी। बस अभी थोड़ा टाइमिंग को लेके इशू चल रहा था, तो इस कारण से ये हफ्ता भी थोड़ा सा शेड्यूल अप डाउन रहा। बट नेक्स्ट वीक से आपकी रेगुलर ही आती जाएंगी। और अब भी आज जैसे फ्राइडे है, आज आपकी ये केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। और नोट्स की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलती है? टेलीग्राम चैनल पे हम अपना नोट्स डालते हैं, उसका लिंक, हर एक क्लास के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो आए, और टेलीग्राम पे भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे ही कोई वहाँ पे नोट्स डलें तो आप चेक कर सकते हो कि आपका है या नहीं, आपके रेलिवेंट है या नहीं, आपकी क्लास का है। या डीपीपीस भी हम डालते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम डालते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा। तो और प्लीज़ ये चैनल क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ये सब चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, वैसे भी आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। प्रीमियम कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो बड़े बड़े बैचेज़ में चलता है, वैसे ही कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपका ये जिम्मेदारी है कि हमें भी ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो अपनी ज़िम्मेदारी समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि 90% ऑफ द वॉच टाइम ना अनसब्सक्राइब बच्चों से आ रहा है। तो प्लीज़ इसमें ऐसा मत करो, अपना शेयर करो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मींस इसमें जो टर्म्स आप सीखोगे, कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं, बेसिक्स है, नाम ही क्या है, बेसिक है। तो बेसिक आपको पता ही है, हर जगह यूज़ होता है। इवन आपकी क्लास 12th में भी आप जाओगे, पहला चैप्टर जो होगा, ठीक है, जैसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, उसका भी मान लो 25%, 10 से 20% पार्ट जो है ना, वो इसी चैप्टर का है। और वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टर्म्स आप यहाँ पढ़ोगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब, वो आपके क्लास 12th के चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं डायरेक्ट। अभी जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं क्लास 12th के इस चैप्टर की, और उसमें हमने क्लास 11th का बेसिक्स ही कवर किया है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, ध्यान से सीखना। ठीक है बेटा। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला पेज जो है आपकी एनसीईआरटी का। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है। एज सच अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। रीडिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे ज़रूर करनी है। ठीक है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे इतनी एज सच ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री का हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या काम आती है। बेटा जैसे फूड सप्लाई है ना, खाना आपको मिल रहा है, आपको पता है, फार्म से खाना, ठीक है, मार्केट में आता है, मार्केट से आप रिटेलर से लेके आते हो। तो जो आपकी फूड सप्लाई हो रही है, उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है? वो केमिस्ट्री तो है। जैसे आपने सुना है यूरिया, है ना, क्लास 10th में आपने इसका फॉर्मूला भी याद किया होगा। आई होप जिस बच्चे को याद आ रहा है, अच्छी बात है। फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया हो गया। सोडियम नाइट्रेट, फर्टिलाइज़र में सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, मैं यहाँ पे मेनली वही नाम लिखूँगा जो आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट।
जो आपका फर्स्ट पेज है ना इंट्रोडक्शन का, उसमें जो है वो इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स आपके, ठीक है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। आप कोई भी पैकेज्ड फूड लेके आ रहे हो या कोई भी कैन लेके आ रहे हो, है ना, जैम लेके आते हो, पिकल्स लेके आते हो, उन सब की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना। एक किसान जैम की बोतल महीना महीना आप घर में रखे रहते हो, यूज़ करते हो, तो वो कैसे इतने लंबे टाइम तक कैसे सर्वाइव कर रही है? आप तो घर में लाने के बाद उसको 1 मंथ तक चला लेते हो, या आपके घर से आने तक उसको कितना टाइम लगा है, उसके बनने से आपके घर तक आई, फिर वो यूज़ हुई, उसमें कितना टाइम लगा है? तो इतने टाइम तक वो सर्वाइव कैसे कर गई चीज़? वो ख़राब कैसे हो गई? है ना? आप सब्जी बनाते हो, ठीक है, 2 दिन तक नहीं रख पाओगे, ख़राब हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद आप रेफ्रिजरेट भी करके रखोगे, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, खाने लायक नहीं होगी। लेकिन ये जो पैकेज्ड फूड आप लेके आ रहे हो मार्केट से, ठीक है, बोटल्स लेके आ रहे हो, उनमें ऐसा कैसे रहता है? वहाँ पे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। जैम्स, पिकल्स, इन सब में किसका यूज़ होता है? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है कि क्या है हमारी केमिस्ट्री, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डेली के डेली। सैनिटेशन में, ठीक है, सैनिटेशन में केमिस्ट्री का कितना यूज़ हो रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता ही है, सबसे मेजर आउटब्रेक जो हुआ था कोरोना का, है ना, उसमें हमने सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए। सैनिटाइज़र्स क्या थे? सैनिटाइज़र्स का नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही तो था सब में। क्या था? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था। वो भी तो क्या है, एक केमिस्ट्री का ही तो पार्ट है, केमिकल ही तो है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? अब ये चीज़ें आपने कार्बन एनिड्स कंपाउंड में पढ़ी हैं, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या किसी बच्चे को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना समझ आ रहा हो तो बेटा प्रोपेन टू ओल, ठीक है, प्रोपेन टू ओल, यही तो होता है आपके सैनिटाइजर्स में। क्लियर है? तो सैनिटेशन में हमारी केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। बहुत से आप दवाइयाँ जो लेते हैं, ड्रग्स, अब ड्रग्स में दो इम्पोर्टेंट हैं, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है, ठीक है। तो ये ड्रग्स का नाम याद रखना। जैसे एक ड्रग गिवन है आपकी, दो, टेक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, टेक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, ये जो यूज़ होती हैं ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होती हैं, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ये आपकी कैंसर थेरेपी में यूज़ हो रही है। तो इन ड्रग्स का नाम याद रखना, आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक आपकी ड्रग है एजीटी, ठीक है, एजिडोथाइमाइडिन, एजिडोथाइमाइडिन, ये आपकी एड्स थेरेपी में यूज़ होती है, ठीक है, इन एड्स थेरेपी। तो ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी जितनी भी हैं ये केमिस्ट्री का ही तो पार्ट है, ठीक है। और आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में, आपने सुना होगा यूरेनियम का यूज़ किया जाता है ना। और भी इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास लगा लो, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ लगा लो, ये सब में क्या हो रहा है, आपका केमिकल यूज़ हो रहे हैं, और वो किसका पार्ट है? आपकी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो केमिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। आपको हेल्दी रखने के लिए आप क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, क्या चीज़ें आप फेस पे लगा रहे हो, सोप्स में, सब कुछ में क्या है बेटा, केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री ही है। और आपको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट, चलो, अब इंट्रोडक्शन खत्म हुई, स्कोप हमने देख लिया, केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। और ये जो ड्रग्स के नाम बताए हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है, इसलिए प्लीज़ याद रखना, एमसीक्यू में आ जाएगा। अब आप बात करते हैं बेसिक से लेके चलेंगे बिल्कुल चैप्टर। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर सीबीएसई होगा, जैसे यहाँ पे नाम सिर्फ सीबीएसई लिखा हुआ है, बेटा वो नाम सीबीएसई कर दिया है, इसको कोशिश करेंगे हटा दें। अदरवाइज़ आपका जेई मेंस, जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आप खुद यहाँ पे सोल्व करोगे, कंडीशन अप्लाइड कि आप डिसिप्लिन में रह के डेली आप लेक्चर देख रहे हो। और नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले
आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये सत्संग की तरह हो जाएगा, मैं बोलता रहूँगा, आप स्क्रीन पे देखते रहोगे, लिख रहा है, आप नोट्स भी बना लोगे, डाउनलोड भी कर लोगे, बट जब आप अकेले करने बैठोगे प्रैक्टिस तो होंगे नहीं, ठीक है। इस बार रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। आप 10th से 11th में आए हो, पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो धीरे 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 करके लेवल एकदम उठेगा, ठीक है। और लेवल जब उठेगा तो बहुत ज़्यादा ही उठेगा 10th के कंपैरिजन में। क्लियर है बेटा? तो पढ़ने की हैबिट डाल लो स्टार्टिंग से ही। और वैसे ये सब चीज़ें आपके स्कूल में हो भी गई होंगी, कई बच्चे 7 तारीख से स्कूल जा रहे हैं, कई बच्चे 1 तारीख से स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ भी ली हैं, लेकिन और मज़ा आएगा अब यहाँ पे पढ़ोगे जो। चलो, मैटर क्या होता है सबको पता है, कोई भी चीज़, एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। क्लास 9th से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। मास, स्पेस, स्पेस मतलब वॉल्यूम, स्पेस का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, वॉल्यूम से है, ठीक है। जिस भी किसी चीज़ के पास वॉल्यूम है और उसका कुछ ना कुछ मास है, तो वो क्या है, आपका मैटर है, ठीक है। वो क्या है, आपका मैटर है, सिंपल। अब अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें, मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो देखो ये ना बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इसमें हम इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन को लेके, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको सब पता चल जाएगा, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी बस। एक थी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या है बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन। आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज डाउनलोड कर लेना, और जब मेन कॉन्सेप्ट जब चल रहे हो तो उस टाइम अवॉइड करना नोट्स बनाना, ठीक है। पीछे जाके या डाउनलोड करके फिर कॉपी कर लेना, ओके बेटा। चलो, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितनी होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जल्दी से अपना आंसर सोच लो और फिर वो मैच कर लो कि आपका सेम है या नहीं है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। अच्छा एक बात, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डाउट अपना सारा लिख देना, ठीक है। हर एक कमेंट के आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। हम डेडिकेटेडली बैठे हैं आप ही को पढ़ाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में भर देना अगर कोई भी डाउट है, और अच्छा लग रहा है तो फायर इमोजी से भी भर देना भाई कमेंट सेक्शन को, ओके। तो चलो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरी क्लासिफिकेशन है गैस, अब इन सब के बारे में आपको पता है। चौथी क्लासिफिकेशन है प्लाज्मा, ठीक है। और पांचवी क्लासिफिकेशन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये वाली कंडीशन जो है ये लैब में प्रिपेयर की गई थी, एज सच अभी इतना इसके ऊपर है नहीं, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना आपको बता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। अब यही बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो यही हिंट देंगे, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो एक मैटर की फॉर्म है, वो किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। और अदरवाइज अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, आपने कई होटल्स के साइन देखे हैं, उसमें गैसेस होती हैं, नियॉन से बने होते हैं, वो भी क्या है, वो प्लाज्मा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्लाज्मा जो होती है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। और जब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसमें जो गैसेस हैं वो बेटा आयोनाइज हो जाती हैं, ठीक है। गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। देखो कोई भी चीज़ आयन कैसे बनती है, एटम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो उसमें ट्रांसफ़र क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एटम जनरली अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे लूज कर देता है, एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी।
अपनी आइडेंटिटी को वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं कि वो आपको ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? ग्लो करते हुए आपको दिखाई देते हैं। प्लाज्मा, सन आप देख नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा हीट निकल रही है ना, क्या है? प्लाज्मा है। वहाँ पे भी क्या है? प्लाज्मा है। स्टार्स हैं बहुत दूर चमक रहे हैं, वो भी क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। उनमें भी क्या मिलेगा आपको? प्लाज्मा मिलेगी। प्लाज्मा में होता क्या है? चीज़ें आयोनाइज हो जाती हैं। या आपसे पूछे कि एटम किस फॉर्म में रहता है, भैया आयनाइज रहता है। कैसा रहता है? आयनाइज रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहली है हमारी प्योर सब्सटेंस। पहली है हमारी प्योर सब्सटेंस। देखो ज़्यादातर चीज़ें मैं आपके लिए लिख के नहीं लेके आता हूँ, ठीक है। मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है, ऐसे टाइप करी हुई चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसी टाइप करी हुई तो आपको बुकों में भी मिलती है, वहाँ भी कंप्यूटराइज टाइप रहता है, लेकिन आप पढ़ते तो हो नहीं वो चीज़। अब जो नोट्स बनाते हो एटलीस्ट नोट्स तो पढ़ते हो और लगता है कि हाँ ठीक है हमारे जैसी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी जैसी हैंडराइटिंग में ही लिखा हुआ है, तो वो रिलेटेबल ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ आप पढ़ते नहीं हो, इसीलिए मैं ज़्यादा कंटेंट कोशिश करता हूँ कि मैं प्रिंटेड फॉर्म में, मीन्स ये कंप्यूटराइज फॉर्म में ना लेके आऊँ, और साथ ही साथ मेरे आप नोट्स भी बना सको। ओके चलो, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में पहला क्या होता है? एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में पहला क्या है आपका? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बेटा? जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ हो, ठीक है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जैसे बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जब आप लेके आओगे तो उसमें सारे के सारे एटम जो मिलेंगे वो ऑक्सीजन की तो मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ऑक्सीजन के अंदर आपको आयरन के एटम मिल जाएंगे, या हाइड्रोजन के एटम मिल जाएंगे, या नाइट्रोजन के एटम मिल जाएंगे, नहीं ना, ठीक है। हीलियम होगी, हीलियम लेके आए तो हीलियम में हीलियम ही मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है बेटा? ये क्या है? एक ही टाइप के एटम से मिलके बनी हुई है, तो इन्हें हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? एलिमेंट की तरह। और एलिमेंट को फर्दर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है क्लास 10th में, कि एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स, है ना, और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया जाता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये चीज़ें आपका तो पूरा डेडिकेटेड चैप्टर था, तो वहाँ पे आपने पढ़ा है। दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें प्योर सब्सटेंस में ही, तो वो होती है हमारी कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होंगे, लेकिन वो जो एटम होंगे वो किसी ना किसी फिक्स रेशो में मिलेंगे, ठीक है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन with each other, combine with each other in a fixed ratio, in a fixed ratio, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट के आपको इसमें एटम मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या चीज़ सेम मिलेगी भैया? वो कब कंपाउंड कहलाएंगे? जब उनकी रेशो क्या हो? फिक्स हो। जब उनकी रेशो क्या हो? फिक्स हो। जैसे आप सब ने पानी तो कंज्यूम किया ही है, पानी को पढ़ते हो। बेसिक अगर आपसे कंपाउंड पूछे हैं तो आप सबसे पहले क्या आंसर करोगे? वाटर का। अब वाटर में आप हाइड्रोजन के एटम भी मिलेंगे आपको, और ऑक्सीजन के एटम भी मिलेंगे, है ना। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो मिलेंगे वो एक फिक्स्ड रेशो में मिलेंगे। ऐसा नहीं है आप जितनी मर्जी हाइड्रोजन ले लो, जितनी मर्जी ऑक्सीजन मिला दो और हर बार आपको पानी ही मिलेगा। समझ आई बात? ये चीज़ नहीं होती है। तो कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे, लेकिन वो एक फिक्स रेशो में मिलेंगे, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन से मिली है, लेकिन इनकी एक फिक्स रेशो है। अमोनिया, आपने एसिड पढ़े, HCl, बेस पढ़ा, NaOH, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स रेशो में मिलेंगे। और आप ये भी कह सकते हो
कि क्या होते हैं ये, इनका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, इनका क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो मिक्सचर होते हैं हमारे पास। ठीक है। प्योर सब्सटेंस सॉरी, मिक्सचर की बात करें तो एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, याद करो, कोशिश करो याद करने की। भैया जब अलग अलग चीज़ें आप मिक्स कर दो और जब आपने उनको अच्छे से मिक्स कर दिया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। कैसे हैं वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उनको आप में एक जैसी ही लगेगी, कहीं से भी देखोगे। आपने, सिंपल सी बात है, आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, ठीक है, या पानी के अंदर आपने शुगर घोल दी, जब आप उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे तो चाहे आप गिलास में से ऊपर से पानी का चम्मच निकालो या नीचे से निकालो, उसकी कंपोजिशन क्या आएगी, यूनिफॉर्म ही आएगी, हर जगह से वो एक जैसा ही होगा, है ना। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। व्हेन डिफरेंट थिंग्स आर मिक्स्ड, ठीक, different things are mixed and their composition and it has uniform composition, ऐसे लिखते हैं, it has uniform composition, या आप इसको ये कह सकते हो कि एक ही फेज दिखाई देगा। ठीक है। ओनली वन फेज, ओनली वन फेज। अभी इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया होगा क्या है ना। तो जैसे एग्जांपल लें, शुगर प्लस वाटर, इसको आप मिक्स कर लो, या सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर आपने अल्कोहल, ठीक है, और उसमें भी इथेनॉल की अगर हम बात करें, इथेनॉल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दो मिसिबल लिक्विड्स होंगे, कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स हों, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब जो एक दूसरे में घुल मिल जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इथेनॉल तो क्या होता है, पानी में हर एक प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है, ये चीज़ आपने पढ़ी है क्लास 10th में, है ना। इथेनॉल वाटर के अंदर हर एक प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है बेटा, मिक्स हो जाता है। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो आपको पूरे गिलास में एक ही जैसी चीज़ दिखाई देगी, उसका मतलब होता है वन फेज। अभी और अच्छे से मैं बताता हूँ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आप क्या करो, पानी के अंदर ऑयल मिक्स कर दो, अब उसमें एक फेज नहीं आएगा, उसमें आपको पानी अलग दिखेगा और ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसको हम सिंपल कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, दे हैव मोर देन वन फेज, दे हैव मोर देन वन फेज। जैसे कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स डाल दो, कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स डाल दो, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल अलग दिखेगा, ठीक है, वाटर अलग दिखेगा। आप शुगर के अंदर क्या करो, आयरन फ्लेक्स डाल दो, अब वो अच्छे से मिक्स तो होंगी नहीं, है ना, आयरन फ्लेक्स अलग दिखेगी, शुगर अलग दिखेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आपको यही याद रखना है। चलो अब हम बात करते हैं यूनिट्स। अब वेरी गुड, आपने फिजिक्स का अगर लेक्चर लगाया हो तो आपको पता है यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जो हमने चूज़ किया है किसी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होती हैं हमारी, स्टैंडर्ड
रेफरेंस chosen to measure a physical quantity। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं, कोई भी आपने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया हुआ है। अब कैसे चूज़ करते हैं वो हम फिजिक्स में बात भी कर चुके हैं, आपने लगाया भी होगा लेक्चर। तो एसआई यूनिट्स की बात करें, यहाँ पे एसआई यूनिट्स हमारी कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 हमारी 7 फंडामेंटल लिख लो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे भी कोई भी चीज़ है, कोशिश करेंगे। अब देखो केमिस्ट्री में ऐसा रहता है कि हम हर चीज़ को इसमें नहीं करते, एसआई में नहीं करते, क्योंकि एसआई में यूनिट्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं, उसमें वो प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं। ओके, चलो मेरे को एक चीज़ बताओ, एक कन्वर्ट करवाते हैं आपसे, कन्वर्जन भी आपने सीखी है। हाउ मैनी kilograms, how many kilograms are there, या किलोग्राम ही करो, किलोग्राम आर कंटेन्ड इन 1 माइक्रोग्राम। ये साइन किसका होता है बेटा, माइक्रो का। ये साइन किसका होता है, माइक्रो का। वीडियो पोज करो, आंसर निकालो, फिर मैच करो। ठीक है, वीडियो पोज करनी है आपने, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पोज करो, आंसर निकालो, फिर मैच करो। चलो, मतलब हमें 1 माइक्रोग्राम को कितने किलोग्राम होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, माइक्रोग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 की वैल्यू 1, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। अभी जैसे मैंने माइक्रो की वैल्यू पुट की तो बेटा ये अभी भी किलोग्राम नहीं बना। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, माइक्रोग्राम है तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, वो 10⁻⁻⁶ ग्राम कर देते हैं। नहीं, अभी 10⁻⁻⁶ क्या हुआ है, ग्राम बना है। ग्राम को अभी भी हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्राम की जगह मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और ग्राम की जगह क्या आएगा, 10⁻³ किलोग्राम। अब ये बना, तो फाइनल आंसर क्या आया, 10⁻⁹ किलोग्राम। ठीक है, तो एक माइक्रोग्राम के अंदर 10⁻⁹ किलोग्राम्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है माइक्रोग्राम के अंदर। अब ये टेबल आपको याद रखनी है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है तो बोलो, क्लियर है तो जल्दी से बोलो। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यूनिट्स का आपने यूज़ किया, यूनिट्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा मेजरमेंट की तरफ देखते हैं। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब है बेटा कहीं ना कहीं हम दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो या किसी चीज़ को मेजर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं फिजिक्स में भी बता चुका हूँ बहुत बार, कि आपने ये 5 मीटर की रोड ली, आपने इस रोड ली, उसकी लेंथ मेजर की, क्या थी, ये 5 मीटर थी। 5 मीटर का मतलब क्या होता है, इट इज़ 5 टाइम्स। ठीक है, इट इज़ 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर। जो 1 मीटर आपका स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस है, उसके कंपैरिजन में क्या है, कितने गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है बच्चे, अब जब भी हम मेजर करते हैं, हो सकता है भैया हमसे कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपने जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या अभी तो पता नहीं आपको 10th में करवाए हैं या नहीं करवाए, जैसे ही अब लैब में आप जाओगे, आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसकी एक रीडिंग ली कि क्या वैल्यू आई है। जब आप एक रीडिंग लोगे
वो आपका फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। आपसे टीचर कहेंगी 3 रीडिंग लेना कम से कम, या कोई कोई 4 रीडिंग ले, ठीक है, कोई कोई क्या है 4 रीडिंग लेना। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये रीडिंग्स इतनी आपने क्यों ली? पहली बार में क्या हो गया, पहली बार में क्या ठीक नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं है, ठीक है, 100% श्योर नहीं है कि वो ठीक ही आएगा। ओके, क्यों? कि भैया हम भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं मेजर करने में। आप जिससे मेजर कर रहे हो वो भी एक मशीन है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, ठीक है। मेटल से मिलके बना हुआ है, अब गर्मियों का टाइम है, मेटल एक्सपेंड कर जाते हैं, कई बार ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या पता इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई एरर हो, क्या पता आपके मेजर करने में कोई ना कोई गलती हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत बड़ा एरर है ह्यूमन एरर भी, है ना। तो इसीलिए हम एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। ओके, और अब जब हम एक से ज़्यादा बार रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे सामने आती हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे सामने आती हैं, 2 टर्म्स हमारे सामने आती हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? तो एक होता है बेटा एक्यूरेसी, एंड प्रिसीजन। एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है, कितना ठीक रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोड है, ठीक है, उसकी एक्चुअल लेंथ है 1 मीटर, कोई रोड है जिसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन है रोहित, उसने इस रोड को मेजर किया, ठीक है, उसने इस रोड को क्या किया, मेजर किया। उसने एक बार रोड मेजर की, पहली बार रोड मेजर की, उसकी रीडिंग आई 1.1। फिर अब एक रीडिंग पे तो हम रुकेंगे नहीं, है ना, क्या पता इंस्ट्रूमेंट का एरर हो या क्या पता ह्यूमन एरर हो, रोहित ने एरर किया हो। फिर दूसरी बार उसने मेजर की, फिर आई 0.9 मीटर। तीसरी बार उसने मेजर की, आया 1 मीटर, ठीक है। तो जब ये अलग अलग रीडिंग्स आई, अब हर बार एक्चुअल रीडिंग से हमारी मैच नहीं कर रही थी, है ना, किसी बार कर भी गई, तो हम इन रीडिंग्स का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। हम इन रीडिंग्स की क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। 1.1 0.9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 + 3 3/3 इज 1 मीटर। तो जो एवरेज आया वो भी आपकी एक्चुअल लेंथ के क्या आया, बराबर आया, ठीक है, वो भी आपकी एक्चुअल लेंथ के क्या आया, बराबर आया, ठीक है। इस केस में, रोहित के केस में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन था रोहित, उसने मेजर की। जब हम सेकंड पर्सन, मान लो कोई और है, ठीक है, राहुल है, उसने भी इसको मेजर किया, ठीक है, उसने भी इसको क्या किया, मेजर किया, और पहली रीडिंग आई उसकी 0.9 मीटर, दूसरी रीडिंग आई आपकी 1.2 मीटर, तीसरी रीडिंग आई उसकी 1.8 मीटर, ठीक है, तीसरी रीडिंग क्या आई उसकी 1.8 मीटर। अब जैसे ही हम इसका एवरेज लेंगे, अब एवरेज आपको दिख रहा है ये सेम तो आएगा नहीं, 3.9 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज आई इसकी 1.3, एवरेज आया इसका 1.3, ठीक है। अब तीसरा एक और पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, राहुल हो गया, सुमित हो गया, रोहित हो गया, एक ले लेते हैं सुमित। अब देखो इसने भी मेजर किया, इसका आया 0.6 मीटर, 0.7 मीटर, 0.8 मीटर। अब आएगा तो इसका भी ठीक नहीं, है ना, आएगा तो इसका भी ठीक नहीं। अब एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है, अब ये समझो। इस केस में रिजल्ट हमारा सेम नहीं है एक्चुअल लेंथ से, इस केस में भी रिजल्ट हमारा सेम नहीं है। अगर आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है, अगर आपकी एवरेज वैल्यू, ये अलग अलग मेजरमेंट्स थी, इनकी एवरेज वैल्यू आपकी एक्यूरेट वैल्यू से या आपकी एक्चुअल वैल्यू से मिल जाती है, तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे,
दैट मेजरमेंट इज एक्यूरेट। ठीक है, दैट मेजरमेंट इज एक्यूरेट। अब इस केस में ये जो हमारा मेजरमेंट था ये एक्यूरेट था। ये क्या था? एक्यूरेट था। अब यहां पे एक्यूरेसी हमारे पास नहीं आई है, यहां पे हमारे पास एक्यूरेसी तो नहीं आई है, लेकिन अब प्रिसीजन क्या होता है? जब आपने अलग अलग मेजरमेंट लिया, क्या मेजरमेंट लिया? एक लिया 0.9, 1.2, 1.8 और यहां पे सुमित ने लिया 0.6, 0.7, 0.8। अब ये दो मेजरमेंट तो तीनों ही गलत हैं, ठीक है, राहुल के भी सुमित के भी, लेकिन एक्यूरेट तो है नहीं। चलो एक्यूरेसी वाला एंगल तो हमारा क्लियर हो गया, भैया एक्यूरेट तो आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया। लेकिन क्या प्रिसाइज है इनकी रीडिंग? क्या जो ये रीडिंग्स ली हैं, क्या ये रीडिंग्स प्रिसाइज हैं? प्रिसाइज कब माना जाता है कि देखो भैया रीडिंग तो गलत आई है ना, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन यहां पे राहुल ने जो रीडिंग ली, एक तो आ रही है 0.9, एक आ रही है 0.9 और एक आ रही है 1.8। ये तो ऑलमोस्ट इसका क्या है, डबल है, ठीक है ना। इतना ज्यादा एरर, इतना ज़्यादा एरर कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे देखोगे एक रीडिंग आ रही है 0.6, अगली आ रही है 0.7, उससे अगली आ रही है 0.8, मतलब रीडिंग्स यहाँ पे आसपास है, ठीक है, रीडिंग कैसी हैं? आसपास हैं। तो इस रीडिंग को, सुमित वाली जो ये रीडिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये प्रिसाइज है। गलत है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रिसाइज तो है। अब अगर मेरे को राहुल और सुमित में से किसी एक पर्सन को चूज करना है, ठीक है, तो मैं किसको चूज कर लूंगा? मैं सुमित को चूज कर लूंगा यार, क्योंकि उसके पास क्या है, एटलीस्ट प्रिसीजन तो है, वो सही तो माप सकता है, ठीक है। रोहित वाली रीडिंग एक्यूरेट है, समझ आई बात? रोहित वाली रीडिंग क्या है? वो एक्यूरेट है, लेकिन यहां पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, वो आई गेस आपको समझ आ गया, ठीक है। एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ आपको समझ आ गई। ये दोनों ही रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक प्रिसाइज है और एक प्रिसाइज भी नहीं है। एक में प्रिसीजन अच्छा है कि आपकी जो रीडिंग आई, आपने तीनों रीडिंग ली, वो आसपास आई, एटलीस्ट आप सही मेजर करने की कोशिश तो कर रहे हो, या उसके आसपास तो हो। ओके बेटा, तो मेजरमेंट में हमने क्या सीखा कि मेजरमेंट क्या होता है? एक तरीके का कंपैरिजन होता है, हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब जब भी हम किसी चीज़ को मापते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो जाए, ठीक है। इसीलिए दो टर्म्स डिफाइन की जाती हैं कि आपने जो रीडिंग ली वो कितनी एक्यूरेट है, और जो आपकी रीडिंग्स हैं वो आपस में कितनी क्या हैं, प्रिसाइज हैं, ठीक है, मीन्स एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक समझ आई होंगी। तो आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि हमें अभी आपने रीडिंग ली है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। रीडिंग जो आपने ली है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आपका केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन किया, और हमने दो चीज़ें सीखी कि मेजरमेंट के अंदर हमसे गलतियां भी हो सकती हैं। मेजरमेंट में हमने एक्यूरेसी के बारे में सीखा और हमने प्रिसीजन के बारे में सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।